गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना लास्ट जो क्लास में टॉपिक चल रहा था वो लोकतंत्र का ही था और उसी को अपन आज की क्लास में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली जो अपनी जो क्लास थी उसमें अपन ने दो टॉपिक्स पे बात करी थी, आपको याद होगा, और मैंने आप सबको लर्न करने के लिए भी दिया था। आप सब लोगों ने शायद उसको लर्न भी कर लिया होगा और आपको शायद सबसे अच्छे तरीके से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि समझा दूं और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अपन उसी टॉपिक का यानी कि लोकतंत्र का ही एक नेक्स्ट जो चरण बोलते हैं वो स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब तक हमने लोकतंत्र के अर्थ किया, इसकी हमने परिभाषा की और अब जो हमारा जो चल रहा है इसके विभिन्न रूप की हमने बात करी थी, है ना। विभिन्न रूपों की हमने बात करी थी। तो इसमें अपन ने विभिन्न रूपों में हमने इसके 4 पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको। एक था अपना राजनीतिक लोकतंत्र, है ना, याद होगा आपको, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा था हमारा सामाजिक लोकतंत्र। मैं ये आपको रिपीट इसलिए कर रही हूं कि आपको समझ में आ जाए कि हमारा टॉपिक वापस से इसी से रिलेटेड है, सामाजिक लोकतंत्र। तीसरा था हमारा आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। फोर्थ था हमारा नैतिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। हमने इन चारों रूपों की बात की कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप होते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। हमारा जो स्टार्ट जो था राजनीतिक लोकतंत्र था, हमें राजनीतिक लोकतंत्र कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उसमें हमारा एक छोटा सा पोर्शन रहा था जिसको आज अपन कर रहे हैं कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र, आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप की आज हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आपको बताया था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन के संचालन में हिस्सा लेती है, उसे हमने शुद्ध रूप दिया था। दूसरी की हमने बात करी थी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं तो हिस्सा नहीं लेती है लेकिन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो शासन के संचालन में भाग लेती है। तो यहाँ तक हमारी लास्ट क्लास हुई थी। अब आधुनिक समय में प्रतिनिधि लोकतंत्र के कि जो हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट था, हमारा अप्रत्यक्ष वाला जो था, जिसमें हमने प्रतिनिधियों की हमने बात करी थी कि प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता अपने शासन का संचालन करती है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी कुछ रूप प्रचलित हैं। जैसे कि इसके हम फर्स्ट रूप की अगर हम बात करते हैं तो उसे कहेंगे हम संसदीय लोकतंत्र, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र। और इसकी हम दूसरे रूप की बात करें तो वो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। चलिए मैं पहले आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ, आपको इसको समझा देती हूँ, फिर मैं इसका बोर्ड पे आपको लिखूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। हम बात कर रहे हैं संसदीय लोकतंत्र की। हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। अब भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है आपको पता होगा, लोकतंत्र तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र को भी अपनाया गया है। अब संसदीय लोकतंत्र किसे कहते हैं कि जहां पर शासन की शक्ति एक में निहित ना होकर
कुछ अंगों में निहित होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? संसदीय लोकतंत्र। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि या मैं इसका अर्थ लिख देती हूं कि संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें शासन की शक्ति नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका में विभक्त होती है। ठीक है, यानी कि संसदीय लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें शासन की शक्ति नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में विभक्त होती है। अब हमारे सामने ये सवाल आया कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? किसी को पता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका का या नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब इसको समझ लीजिए आप आसानी से कि संसदीय कार्यपालिका या संसदीय लोकतंत्र या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हम किसको कहते हैं? कि संसदीय लोकतंत्र जिसमें कार्यपालिका की शक्ति दो भागों में विभक्त होती है, एक तो वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी नाम मात्र कार्यपालिका। अब वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का धारक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है। नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। क्योंकि यहाँ पे सारे जो कार्य हैं, संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अपन, कि यहाँ पर सारे कार्य प्रधानमंत्री करता है लेकिन राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्य करता है। यानी कि अपन कहेंगे ना कि शक्ति का केंद्रीकरण कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होगा। इसीलिए जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किन किन देशों में संसदीय लोकतंत्र प्रचलित है, जैसे कि हम ब्रिटेन, भारत, मेनली मुख्य रूप से ब्रिटेन और भारत में संसदीय लोकतंत्र स्थापित है। यानी कि यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। यह समझ में आ गया आपको? हमने सिर्फ अभी फर्स्ट पॉइंट की बात करी है कि संसदीय लोकतंत्र किसको कहते हैं। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। आप सभी ने इसको लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। लिख लिया होगा?
क्योंकि अब अपने को सेकंड पॉइंट भी समझना है, इसीलिए सेकंड पॉइंट को समझने के लिए मुझे ये इरेज करना ही है। आ जाइए अपने सेकंड पॉइंट पे। हम फर्स्ट पॉइंट समझ चुके हैं, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है? जहां पर कार्यपालिका की शक्ति का केंद्रीकरण केवल एक होता है, यानी कि सारी की सारी शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, और वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। यानी कि यहां पे मैं लिख देती हूं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केवल एक ही व्यक्ति या संस्था में निहित हो उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है अमेरिका। वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो आज अपन ने संसदात्मक यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की अपन ने बात करी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अपना अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये दोनों ही चीजें मैंने आपको समझा दी हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इसके आगे अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पॉइंट, लेकिन सेकंड पॉइंट स्टार्ट अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अपनी ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है। इसमें आपको एक चीज आपके होमवर्क में एज ए होमवर्क आप इसको लीजिए कि अब तक अपन ने लोकतंत्र में जो भी किया है उसको आप एज ए होमवर्क समझिए कि आपको उसको लर्न करना है, आपको उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें जो मेन बेसिक्स थी वो आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। तो आप इसको आप अपना होमवर्क ही मानिए कि अब तक का स्टार्ट से लेकर अब तक का जो अपन ने किया है वो आप उसको लर्न करेंगे और कॉपी में से नोट डाउन करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।